अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन FAR 1 की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है। पार्ट ए शुरू करते हैं। बच्चों के आने तक ज़रा रीसेंट अटेम्प्ट के सवाल से हटकर छोटे मोटे काम जो रहते हैं वो साथ साथ करने हैं ना हमने। बड़ा सवाल और साथ थोड़ा थोड़ा छान बुरा करते रहेंगे इस तरह से, ठीक है। हमने फ्रेमवर्क को छोड़ा था। फ्रेमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया था आई कैप का। आपको क्वेश्चन 5 मैंने करवा दिया था। मुझे बताइए क्वेश्चन 1 में कोई मसला तो नहीं आया? सॉरी, क्वेश्चन 2 में किया था। अच्छा जी, रिवीजन प्लान आप लोगों को मिल चुका है। रिवीजन प्लान को ही करना है बस आपने, ठीक है। उसमें मैंने कोशिश की है कोई एंगल बचा ना रहे। अब जैसे IS 16 है, अब बच्चे वो पहले 70 सवाल करने बैठ जाएं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। बात समझ आ रही? उसमें से भी जो करने वाले 2 4 5 है मैंने लिख दिए, ठीक है। तो आपने सिर्फ रिवीजन प्लान को फॉलो करना है अब प्रेप लीव्स के अंदर। और रिवीजन प्लान में कोशिश बस ये करनी है कि एक सवाल एक सीटिंग में हो जाए, एक टॉपिक के सवाल एक सीटिंग में हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि आपको रिवीजन प्लान भी मिल गया, बीच में एक दिन ब्रेक भी है। MCQs जितने मैंने रिवीजन प्लान में लिखे हैं बस वही करने हैं। MCQs भी बस वही करने हैं, ठीक है। उसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो बीच में एक दिन है उसमें आप ये MCQs कर सकते हैं जो जो आपके रहते हो, ताकि आप लास्ट क्लास में मसले वाला हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी सीधा सीधा मैं भी करवाऊँगा तो सही साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने आप पर छोड़ा था ये क्वेश्चन 6 ज़रा यहीं पे ही कर लें। IEL आसान था, बिल्कुल ऐसे ही है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं, अब वो तस्वीर मैंने कही थी, असल को मैंने दी नहीं, कल मैंने सवाल करवाता। बहरहाल जब हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं तो परसेंटेज अगर लगानी है तो वो हमेशा कैपिटल पे लगती है। परसेंटेज किस पे लगती है? कैपिटल पे लगती है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है। अच्छा जी, IEL 1 मार्च 22 पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और ये हमारा 28 फरवरी 23 पहले साल का एंड है, ठीक है। बिजनेस शुरू किया है 60,000 से, जिससे उसने 2 आइटम्स खरीदे हैं इन्वेंट्री के। अब इधर देखें, ये कॉस्ट है 25 और 35 से 60,000 ही बन रही है। यानी उसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसने अपना कैपिटल यूज़ करके ये चीज़ें खरीद ली, ठीक है जी। ये 2 आइटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको उसने बेचा है, ये सेल। अब जनरल इन्फ्लेशन रेट 8% है, प्रोडक्ट ए का स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट 12% है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट बी की एट द एंड ऑफ ईयर इज 45,000। अब ये भी स्पेसिफिक रेट, ज़रा दूसरी तरह से रेट नहीं दिया गया बस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस बनाना है, सिर्फ इक्विटी पोर्शन बैलेंस शीट की बनानी है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करनी होती है हमने, ठीक है। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स लिख लेते हैं जी, 1000 में कर लें सवाल। तो सेल्स 55 + 70 कितना बना? 125, ठीक है। जी 125 आ गया इसका सेल्स का टोटल। लेस करेंगे हम इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब 2 ही यूनिट्स खरीदे थे, 2 ही बेच दिए, कोई ओपनिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, तो जो परचेज वही कॉस्ट ऑफ सेल, डायरेक्ट लिख दूँ। 25 × 35 60 बन गया, वही जो कैपिटल उसने लगाया था सारा, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया? 65। अब इस प्रॉफिट सारे के सारे को रिटेन्ड अर्निंग में फेंकने की बजाय इसमें से करंट कॉस्ट रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। लाल रंग से किया था हमने, मुझे याद पड़ रहा है कल। करंट कॉस्ट रिजर्व। अब ये करंट कॉस्ट रिजर्व है, तो ए के लिए हमें, अगर ए हमने दोबारा खरीदनी है, जो पहले 25 रुपये की, 60 में से 25 रुपये की ए खरीदी थी, यानी कि कैपिटल 25 रुपये का किस पे लगा था? ए पे। अगर हमने ए को दोबारा ख़रीदना है तो 12% महंगाई हो जानी है इसकी। हमने कहा यार इसका मतलब है 25,000 का 12% अलग करके रख लें। और बी के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन कैसे दे दी? जो पहले 35 का ख़रीदा था 45 का है।
आप परसेंटेज इसकी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। 35 माइनस यानी 45 माइनस 35 कर लें, यानी कि 10 इसके लिए मज़ीद हमें चाहिए होगा स्पेसिफिकली, तो ये भी ठीक है। तो बताएं जी टोटल क्या बन गया? 13। तो 13 रुपीज़ को रिज़र्व में फेंक दें, करंट कॉस्ट रिज़र्व में, जो बाकी बचे वो आपका प्रॉफिट। कितना? 52 का प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आपका फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगी। एक्सट्रैक्ट्स बनाने इसके सिर्फ इक्विटी का पोर्शन उसने कहा है। हमने तो पूरी बैलेंस शीट बना दी थी ना, कैश भी आ सकता है ना बीच में, इन्वेंट्री तो बची नहीं थी, तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स ये भी ले लेते हैं। अब इक्विटी के अंदर ये एज ऑन 28 फरवरी वो ऊपर फॉर द ईयर था, ठीक है। अच्छा, अब इक्विटी के अंदर जो वो घर से लेकर आया था शेयर कैपिटल, वो कितना था? 60। शेयर कैपिटल 60, लेकिन फिर हमने इसको मेंटेन करने के लिए इसमें करंट कॉस्ट रिजर्व डाला था। नॉर्मली इन्फ्लेशन रिजर्व हम जनरल वाले को कहते हैं, बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ रिजर्व भी लिख दें काम चल जाए, ठीक है, परसेंटेज सही लगी हुई हो, ठीक है। करंट कॉस्ट रिजर्व 13 क्रिएट कर लिया, और ये जनाब प्रॉफिट की तो बाद में बात करेंगे, हमारा कैपिटल हो गया मेंटेन अपने स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स, यानी अब हम वही बिजनेस कैरी ऑन कर सकेंगे। कितना बन गया जी? 73। ये कैपिटल है, ये कैपिटल का हिस्सा बना है, इसको कहते हैं कैपिटल मेंटेनेंस, कैपिटल मेंटेन किया। बाकी कहाँ फेंक देंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स में। जो प्रॉफिट बचा है अब उसका जाके बर्गर खा सकता है इदरीस आ गया। कबूतर के अंडे, अब्दुल्ला तो नहीं आ गए थे? अभी नहीं आया? आया बैठा, तुमने कहा है ना, देख लो, बगैर देखे मुझे पता लग गया था कि तुम आ गए हो। मैं पहले वहाँ पर नोट कर रहा था जब फॉर्मेट एनपीओ के सवाल का, तो सोच रहा था अब्दुल्ला नहीं आया अभी तक, मैं उदास हो गया था तुम्हारे लिए। हाय अल्लाह यार, बस देख लो यार। पता है मैंने आगे क्लास के स्टार्ट में बताया कि जब मैसेज किया ना, मैसेज ग्रुप में मैसेज किया ना, मैसेज क्लासेस का, क्लासेस तो पहले से ही कम्युनिकेटेड है, पर होते हैं ना कुछ बच्चे जो कई दिनों से क्लास में आए ही नहीं होते, उनको पता नहीं तो क्या चल रहा है दुनिया में। तो सीएमए क्लास के अंदर एक बच्चे ने, आप सही, मुझे वो ग्रुप में अस्कर ने भेजा मैसेज, सही उसने ना मेरी धुलाई की हुई थी, इतना जल्दी शुरू किया था फिर भी ख़त्म नहीं कर रहे, रिवीजन अभी जारी है। हालांकि ये सिलेबस तो आपको पता है हम ख़त्म कर चुके हुए हैं, तो अब ये तो बस वैसे ही अपनी तसल्ली के लिए और आपकी तसल्ली के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बुलाया ये 2 दिन, कि आपको पता हो ये 2 दिन लगाकर एक तो रिवीजन सारी हो जाए, यानी कि आपकी एक रिवीजन मैंने करानी 2 दिन में, एक तो रिवीजन सारी हो जाए, दूसरा आपको ये पता हो यार हमें सब कुछ आता है। अब कुछ भी नहीं, रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल करेंगे, मैंने रीसेंट अटैम्प्ट आपको बस गलती से नहीं, खैर वो पर्पजली था, एनपीओ का सवाल जो टेस्ट में दिया था कि क्योंकि बहुत करीब आ गए थे हम एंड के कि ये तो कराना ही है, वरना मैं तो खुद भी नहीं देखी थी अपनी ये रीसेंट अटैम्प्ट, और आप लोगों के सामने ही अभी करेंगे हम रीसेंट अटैम्प्ट, तो देखेंगे कुछ 95% से ऊपर चीज़ें हुआ हैं जो जैसी आपने की हुई होगी, तो 2-4-5% हो भी सकती हैं, सामने आएंगी तो देख लेंगे। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए आप आए। अच्छा जी, ये सेकंड क्वेश्चन, सहमत क्वेश्चन हो गया था मेरी तरफ से तो ओके है, आपको कोई मसला है तो बताइए। अच्छा, उसके बाद इससे एमसीक्यूज आपको होमवर्क में दिए थे, उससे पहले इस दूसरे सवाल के अंदर जिस पॉइंट में मसला था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपको किसी में मसला है तो कितने बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया था? पढ़ने वाले ही आए माशाल्लाह, आज कोई मसला तो नहीं आया सेकंड में? जहाँ पे वो बता दीजिएगा, क्योंकि ये डिस्कस करने वाला नहीं, ये सारा जोर पीछे लगा चुके हैं जी। 5th में, व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स एंड the association with income can only be decided on broad terms, expenses should be recorded in profit or loss for each accounting period on the basis of systematic and rational allocation procedure। वो कहता है कि अगर आपको किसी कॉस्ट जो आपने इनकर की हो उससे बेनिफिट काफ़ी सालों के ऊपर फैल कर आना है, ठीक है, तो फिर एक्सपेंसेस को भी पीएनएल के अंदर हर साल के लिए अलग अलग लेके जाना चाहिए किसी एक सिस्टमैटिक बेसिस पे। क्या ये बात सही नहीं?
यही तो कहते थे मैचिंग कॉन्सेप्ट को। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही तो था कि अगर एक कॉस्ट आपने आज, एक एसेट आज लिया, ये एसी आज खरीदा, कॉस्ट तो आज इनकर हो गई, लेकिन इससे फ़ायदा अगले 5 साल पे आना है, तो उसकी डेप्रिसिएशन को भी 5 साल पे बांटते थे, सारी की सारी कॉस्ट एक्सपेंस आउट नहीं करते थे। ज़रा मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई थी। गॉट इट? इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है जिसका ख्याल रखते हुए हमने बहुत सारे यहाँ पर भी टॉपिक किए थे। जी चलें आगे। और इस सवाल में नहीं। नंबर 3 ये रिपीट हो गया, तो फिर इसको यूं करें ना, 1 मिनट, रिवीजन प्लान में तो नहीं डाला मैंने, डाला है तो उससे भी काटना पड़ेगा यार, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब देख लें आपके पास है रिवीजन प्लान। नहीं यार, आज नहीं रुकेगी बिल्कुल भी। हाँ आज ये डेवो हैगी, आज ठहर जाए। सर आसिफ की क्लास के लिए आप लोगों को मैं जब छोड़ूंगा तो उसमें मैं ऐसा काम रखूंगा कि जो बिल्कुल अलग थलग हो, छोटा सा हो, वो आप पढ़ के आ जाइए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ ना, वो CMA को असल में आप लोगों को कल टेक्स्ट पढ़ना था, इस वजह से सर ने कहा कि मुझे दे दें आप 1 दिन के लिए, तो मैं फिर 3 दिन पे जो बांटा हुआ था उसको मैंने फिर 2 दिन पे लेकिन फुल डे कर दिया। CMA कल होगा। कौन सा ये टॉपिक था? फ्रेमवर्क था भाई, मैं सही कर लूँ, आप भी फिर देख लीजिए, इसको ना करिएगा। देखें अब एक सवाल के लिए भी मेरा दिल है, 1, 2 और 3 मैंने लिखे हुए हैं। ये कौन सा सवाल है? फ्रेमवर्क 3 है ना, ये रिपीट हुआ है, इसलिए इसको यहाँ से उड़ा दें। क्योंकि मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि मैंने 3 लिख दिया था, पढ़ा नहीं था, मैंने कहा ट्रू फॉल्स से जाने दो, इस वाले को नहीं, इसी वाले को ही नहीं पढ़ा था, वही देख लो, वही हो गया। ये सही कर लीजिएगा फ्रेमवर्क में। ये मैं बेसिकली आप किताब में से काट रहा हूँ इसको, ताकि आप अभी इसको काट दें। रिवीजन प्लान किसी ने सही सीधा ना भी किया, ये सवाल उसमें से ना भी उड़ाया, तो किताब में आएगा तो ये इस तरह से कटा होना चाहिए, ताकि ये वाला टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ 1 घंटे में, आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में आपने टोटल फ्रेमवर्क को रिवाइज करना होगा, जब कभी करना होगा, जब भी कर रहे होंगे, तो उस वक्त फिर ये टाइम ना लग जाए, एक सवाल दोबारा हो जाए। हाँ जी, इसके MCQs थे। कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किए? तो मसला इनमें होना नहीं चाहिए था। ये MCQ सारे के सारे मैंने पढ़ लिए थे, मुझे नहीं लगा कोई। बहरहाल अगर इसमें से किसी बच्चे को मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज नहीं निकला मसला, परसों पूछ लें, आखिरी क्लास परसों भी रिवीजन वाली, ठीक है? अच्छा जी, बच्चे काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़े और पूरे हो जाएं, इसलिए ज़रा रेशोस पे तो तशरीफ़ लेके आइए। जी बेटा, क्वेश्चन? जी बेटा, फिर हार गए? कितना को करीब है? अच्छा जी, ये वाले MCQs आपने ट्राई किए भाई रेशोस के? मैं तो स्कोर देख लूँ। शरारती आदमी, तुमने मुझे छेड़ दिया। अभी बड़ा मैच पड़ा यार, 61 पे 1 आउट है यार, बड़ा मैच पड़ा अभी। अच्छा जी, प्लीज 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 प्लीज, ये मैंने आपको समझाया था नेट करंट एसेट का मतलब क्या है और नेट करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है। ये इस वजह से काफ़ी सारे MCQs हो जाते हैं, ठीक है? एनीवेज, यहाँ पर अगर बात करें, सालिक के नेट करंट लायबिलिटीज़ थी, मतलब उसके करंट एसेट्स कम है करंट लायबिलिटीज़ की निस्बत। फिर वो कहता है उसने डिसाइड किया है कि वो पेज नंबर 868 पर आ गए। ऐसी तरह 2 4 5 तो कर लेना इसमें से MCQ, फिर ज़रा सवाल पे चले जाएंगे। बच्चे पूरे करते करते, बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चों के आमद का सिलसिला जारी है अभी।
सवारियाँ पूरी कह रहा हूँ मैं, अड्डे पे खड़े कर गाड़ी। अच्छा जी, he has decided to pay off accounts payable using surplus cash। मतलब ये कह रहा है कि जी मैं पेएबल डेबिट करके, अकाउंट पेएबल यानी क्रेडिटर्स, अकाउंट पेएबल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लायबिलिटी क्या हो रही है, करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, कम, और कैश भी क्या हो रहा है, कम। अब कहीं कोई डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब बराबर अमाउंट है, यानी जितना करंट एसेट में से कम होना उतना करंट लायबिलिटी में से, ठीक है। अब सेम अमाउंट है, दोनों तरफ असर है, तो कमज़ोर विल टेक द मोर इफेक्ट। अब अगर किसी को नेट करंट लायबिलिटीज़ का नहीं पता था, तो उसकी तो पुरानी आदत होगी कि नॉर्मली तो करंट एसेट ज़्यादा ही होते हैं, वो इस तरह की सोच कर गलत असर डाल देगा। हालांकि ऐसा नहीं है, करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, करंट एसेट्स कम हैं, तो फिर करंट एसेट्स ज़्यादा असर लेंगे, न्यूमरेटर कम हुआ तो रेशो तो डिक्रीज है, सही ऑप्शन, करंट रेशो विल डिक्रीज, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बाकी तो मुझे इस सफ़े पे और कोई एमसीक्यू नज़र नहीं आया, बल्कि यूँ करते हैं एंड से शुरू करते हैं आईकेप वालों से। ये बीच में रेशो वाला बीच में घुसा पड़ा यार, इसको भी सॉरी करेक्शन ऑफ एरर वाला, इसको भी कर ही लेते हैं। आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ड्राफ्ट इट वाज, पता लगा कि इन्वेंट्री जो है वो लॉस्ट हो गई इन फायर, जो कि सिरे से इग्नोर कर दी गई है। अब एंटिटी फॉलो करती है पीरियोडिक सिस्टम। अच्छा है, ज़रा ये वाला सवाल ऐसे है कि रीसेंट अटेम्प्ट वाला भी आई है, सेट का सवाल जो है उसमें भी ये एडजस्टमेंट है इस तरह की, चलो ज़रा रिवाइज हो जाएगा वो भी। एंटिटी यूज़ करती है पीरियोडिक सिस्टम, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ द करेक्शन। अब भाई पीरियोडिक सिस्टम हो और इन्वेंट्री लॉस हो जाए तो परचेजेस को, जब इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, पीरियोडिक सिस्टम में किसको क्रेडिट करेंगे, परचेजेस को। पहले गलती से लिख गया हूँ ना, असल में फ़ौरन पकड़ ले, उन्होंने परचेजेस ही लिख रहा था, बाद में जान के कर रहा है ना, बड़े तेज़ हो तुम लोग जी। अब मसलन कोई मिसाल ले लेते हैं कि हमारी ये 150 रुपये की गुड्स थी जो जल गई, और कोई जिक्र अज़कार नहीं हो रहा कि इंश्योरेंस या कैश है, कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है या कोई कैश है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो फिर सारे का सारा क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हमेशा कहाँ जाता है, पीएनएल में। कितना जी, पूरा 150। अच्छा, अब इसका असर क्या पड़ रहा है ज़रा देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त। ये आपने करेक्शन वगैरह में बहुत दफ़ा किया था, ठीक है। मुझे बताएं कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी होता है, फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट होता है, सादा रखें बात को, ठीक है। अब लेट्स से 150 नहीं 1200 सेल्स थी और 800 कॉस्ट ऑफ सेल थी, सब मेरा अज्यूम डेटा आपको समझाने के लिए, वैसे तो आपको पता है, ये डायरेक्ट भी कर सकता था मैं जी। लेस कर लें इसमें से 150 कर लें भाई, नहीं यार 150 सेम हो जाता है ना, 180 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, थोड़ा ज़रा मुनासिब कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, अच्छा अब इधर देखो, फिर वही 150 आ गया, बदतमीज़, 260 करो, 140। अच्छा अब इधर देखो, ये परचेज की कमी है, परचेज का कम होना इधर कॉस्ट ऑफ सेल को हिट करेगा ना। कॉस्ट ऑफ सेल मैंने ओपन करके नहीं रखी, आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग है, तो ओपनिंग और परचेज की फिगर जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में ऐड होती है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है सबको, ना समझ आए जहाँ पे रोक देना आपने, अगर आज भी अगर आपने ना रोका तो फिर तो ये बहुत देर हो जाएगी। कोई बात नहीं समझ आती तो अभी रोक लेना, कोई मसला नहीं, थोड़े से तो माशाल्लाह हम बच्चे हैं आपस में, मैं भी बच्चा हूँ आज तो जी, सिलेबस ख़त्म हो जाए ऐसी ऐसी होती है, दिमाग है नहीं तो, लेकिन फिर भी आप देखोगे हर टॉपिक में जाके कुछ ना कहीं पे थेरी छोड़ी हुई है, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उमूमी तौर पे मतलब कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है कि चीज़ें समझा दी जाती हैं ना, तो आप रीडिंग रिवीजन प्लान में डालिए, सिर्फ उसको जस्ट रीड करना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरी तसल्ली वार यही होती है कि एक बार फिर भी मैं गुजार दूँ वहाँ से, ठीक है ना, तो रिलैक्स टाइम गुजारें जी। मैं आप तो अब काम शुरू हुआ है। अच्छा जी, परचेजेस क्या हो रही हैं, कम, परचेज का कम होना कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना जीपी, परचेज कम हुई है, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो जीपी बढ़ेगा। अब जीपी कितने से बढ़ गया, 150 से, ठीक है।
अब इस जीपी का बढ़ना नेट प्रॉफिट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कोई मसला। अच्छा, दूसरी तरफ पीएनएल क्या हो रहा है, डेबिट, मतलब लॉस बढ़ रहा है। लॉस का बढ़ना, अब जीपी से नीचे है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ये लॉस होगा, अदर, बल्कि अदर एक्सपेंसेस कहना चाहिए, मैं यूं कह लेता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी नहीं छेड़ते, अच्छा नहीं लगता, आपको पढ़ाया हुआ है कैश फ्लो के अंदर कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा होता है ये। तो यहाँ पर जैसे ही, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आता, मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, चलो अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस भी मेरे पास हैं, 10 रुपये के अदर, 10 रुपये के अदर एक्सपेंसेस थे, ठीक है जी, ये फिर बदल गया जी एक बारी। अब पीएनएल क्या हो रहा है जी, डेबिट, पीएनएल का डेबिट होना जीपी के बाद है, ठीक है, पीएनएल का डेबिट होना, पीएनएल का बढ़ना, लॉस का बढ़ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बढ़ना, मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को यहाँ बढ़ा रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बढ़ना, बोलो, प्रॉफिट को मैंने 150 से प्रॉफिट बढ़ाया, एक्सपेंस बढ़ाया, तो उसकी वजह से अब यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना चाहिए था, चलो ये तो जीपी को लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे यूँ लिखा कि कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई थी, 150 से कम, जिस वजह से जीपी बढ़ गया, जीपी का बढ़ना नीचे नेट प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट डाल गया। उसके बाद अदर एक्सपेंस 150 से बढ़ा, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर गया। अब अगर आप गौर फरमाएं तो इसका असर क्या पड़ रहा है, इन टोटल, इन टोटल इसका असर क्या पड़ रहा है, ये प्लस माइनस तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बात समझ आई है। तो जीपी जो है वो तो 150 से बढ़ा, जीपी तो 150 से बढ़ा, अगर आप देखें तो जीपी 150 से बढ़ा है, ये बढ़ के हो गया 550, लेकिन नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा है, नेट प्रॉफिट 130 का 100, ये बात समझ आती है। बस फिर यही यहाँ पर ऑप्शन था, मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं थी, ये टाइमथी वाला सवाल है, एक और भी था, आई थिंक एबी एंटरप्राइज, ये सवाल हमने किए थे, जिनके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जीपी का हर इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे जाता है। तो जब हम हर ट्रांजैक्शन को अलग देखें तो ये समझ आती है बात, लेकिन हमने इसका एक जुगाड़ रखा हुआ था कि जीपी के सारे इम्पैक्ट जीपी पे डालते थे, नेट प्रॉफिट के सारे नेट प्रॉफिट पे, और एंड पे जीपी वाला इकट्ठा डाल देते थे नेट प्रॉफिट को, जिसकी वजह से ये बात समझ नहीं आती थी। वो जुगाड़ ही इसीलिए था कि हर वो एडजस्टमेंट इस तरह सोचनी पड़ती ना, जो नेट प्रॉफिट पे भी जीपी पे भी, तो फिर मारे जाते, ठीक है। लेकिन ये पता है, ये पहले भी 1-2 बार ये बात हो भी चुकी है क्लास में। एनीवेज, ये एक अच्छा एमसीक्यू था, ये करेक्शन ऑफ एरर का एमसीक्यू जी यहाँ पे आ गया। करेक्शन ऑफ एरर हालांकि आज के प्लान में नहीं है मेरी, लेकिन रिवाइज हो गई, चेक कर लें जी क्या कहता है। जीपी इंक्रीज होगा, ये ए, यही है, देख लो ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्विक एंड करंट रेशियो, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, इस एक को देख लें, ये मुश्किल है तकरीबन सब में, और अगर ये हो जाए तो फिर मसला नहीं होना इंशाल्लाह बाकी किसी में। देखें जरा, देखें 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 देखें, लो हो गया तुम्हारा एक और आउट, तो मैं तो स्कोर बताता रहूँगा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। क्विक एंड करंट रेशियो ऑफ अ बिजनेस ऑन 31 दिसंबर वर 1:1 and 1.25:1। इफ इन्वेंट्रीज एट द डेट अमाउंटेड टू 45 मिलियन, वैसे चांसेस थोड़े कम है जरा रेशियो के, एमसीक्यूज के बड़े सवाल के चांसेस ज़्यादा, लेकिन ये एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और बल्कि हैं रेशियोज के, कि यहाँ से भी कुछ सवाल आपके तैयार, मतलब कोई ना कोई सवाल की चीज़ तैयार ही हो रही होती है एमसीक्यू में। एमसीक्यू वो चीज़ है कि जब आप वो कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के, तो आप तसल्ली से कह सकते हैं कि अब ये टॉपिक तैयार है। पूरा टॉपिक जब तक तैयार नहीं होता आप एमसीक्यू नहीं कर सकते उस टॉपिक, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं उसमें, ठीक है। तो एनीवेज, बच्चों के इंतज़ार में हम एमसीक्यूज करी जा रहे हैं, बच्चे हैं कि आ नहीं रहे, अहमद भी आ गया, पक्की सवारियाँ पूरी हो रही हैं मेरी आज तक हैं। अच्छा जी, सुनो 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 भाई, भाई वो कह रहा है करंट लाइबिलिटीज़ बता दो। अब करंट लाइबिलिटीज़ पूछ रहा है, भाई ना बोलो ना यार, करंट लाइबिलिटीज़ का पूछ रहा है, साथ करंट रेशियो क्विक रेशियो दे दी है, और जो चीज़ बताई है वो है इन्वेंट्रीज। अब ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें, 1 मिनट के लिए सोचें क्या करना चाहिए। करंट रेशियो उसने बताई है 1.25:1, जिसको आप 125% रेशियो 100% कह लें, जो भी कह लें, एक ही बात है ना। यानी अगर करंट लाइबिलिटी 100 हैं तो करंट एसेट्स जो हैं वो 125 के हैं। अच्छा, लेकिन उसने हमें बताई क्या चीज़ है, इन्वेंट्री।
चलो थोड़ा और ऊपर आ जाओ तुम भाई, इधर आ जाओ। ये अच्छा एमसीक्यू, इस तरह के फिर बहुत सारे एमसीक्यूज आपके और भी होते चले जाएंगे। इसमें भी शायद मसला आया हो आप लोगों को। कितने बच्चों ने इसके एमसीक्यू सारे किए हैं? जरा हाथ खड़ा करें ताकि मैं देखता तो पूछूं तो क्या इस एमसीक्यू में मसला आया? हाँ, देखो मैंने भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, फिर भी मेरे आइडेंटिफाइड में से भी अगर कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जो मैंने नहीं बताई और आपको मसला आया था, तो आपके लिए वो मसला ही है, आपने खुद पूछ लेना। लेकिन जी क्विक रेशो में इन्वेंट्रीज नहीं होती, ठीक है? तो क्विक एसेट्स अगर 100 हैं तो अपना करंट लायबिलिटीज भी कितनी है? 100। अब मैं कहता हूं जी करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज जो हैं वो 125% बटा 100% है, ऐसे ही है। और क्विक एसेट्स की डेफिनेशन, क्विक एसेट की रेशो बन गई क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, जिसका मतलब 100/100। अब गौर करें तो मैं कह सकता हूं कि क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में फर्क किसका होता है? इन्वेंट्री का, ठीक है। अच्छा, अगर ₹45 मिलियन उसने बोला है मेरे इन्वेंट्रीज हैं, ₹45 मिलियन क्या हैं? इन्वेंट्रीज हैं, तो फिर ये 45 मिलियन जो है ये कितने % होगा? क्यों 25% कैसे? नजर आ रहा है कि क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में फर्क कितना है? 25% का। मतलब क्विक एसेट्स, और ये मैं परसेंटेज लिखूं या समझ आ रही है? ये परसेंटेज ऊपर लिखी हुई तो थी, परसेंट ये लो। क्विक एसेट्स 100% है, करंट एसेट्स 125%, दोनों में फर्क किसका होता है? इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री इसका मतलब है 25% है, तो डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट को डिवाइड करो उसकी परसेंटेज से, और हमें जाना है किस पे? किसी एक तरफ चले जाओ, 100 निकाल लो, 100 निकाल लो, वही 100 ये वाला, ये 100 निकालो, तब भी बात वही है आपको जी, हमने तो एसेट वाला 100 निकालना है, तब भी वो उसी के बराबर निकलेगा ना, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 1। अब बेशक इसको सीधा करके घर पे कभी टाइम हो तो, वैसे अभी टाइम आपके पास कहाँ बचा है, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं रेशो में रख के। 180 मिलियन अगर करंट लायबिलिटीज़ हैं तो 180 ही करंट एसेट हैं, और फिर इन्वेंट्री ऐड करें, रेशियोज के आंसर वही आएंगे, ठीक है। तो ये जनाब आपका एमसीक्यू नंबर कौन सा हो गया? नंबर 40, ठीक है। अच्छा जी, ये तो अब मैंने एक कराना था, ये बीच में करेक्शन वाला वैसे ही आ गया, मैंने रेशो का ये कराना था। बाकी अब मुझे बताएं, इस सफ़े के ऊपर जो 4 MCQs 5 MCQs हैं, इनमें किस में मसला है? एक मिनट, फिर a company's cash balance have increased from last year. Which of the following could account for this? कहता है कि कैश पिछले साल की निस्बत क्या हुआ है? बढ़ा है। क्या वजह हो सकती है? पेमेंट डिले करने से कैश बढ़ जाएगा, मतलब डेटर्स ने पेमेंट लेट की तो उल्टा कैश क्या होगा? कम होगा। अच्छा, शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड बाय क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स ने टाइम कम कर दिया है, जिनको हमने पैसे जल्दी देने थे, तो पैसे ज़्यादा जल्दी देने से कैश कम होना था कि बढ़ना था? तो ये तो दोनों ही गए। अब तीसरा आ गया, एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एट हाई इंटरेस्ट। भाई हाई इंटरेस्ट हो या वेरी वेरी हाई इंटरेस्ट हो, लोन के आने से तो कैश बढ़ना ही है। इंटरेस्ट तो बाद में प्रॉफिट में से देना है, साल बाद देना है, कैश तो बढ़ना है, ये लग रहा है। अ डिक्रीज इन फाइनल डिविडेंड प्रोपोज बाय डायरेक्टर्स, वही फाइनल डिविडेंड डिक्रीज हुआ है, अभी तो प्रपोजल है, पेमेंट तो बाद में नहीं, लेकिन उससे भी क्या होना है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड से तो जो कैश कम होता है ना कि बढ़ता है। तो मेरे यहाँ पर सिर्फ एक ही वजह बनती है, वो है सी। सिंपल था। हाई इंटरेस्ट रेट हो चाहे वेरी वेरी हाई हो, मैंने पहले इसलिए किल कर दिया तुम्हारे मसले को। उसके अलावा जी 38, 37, 36, 35, सिर्फ 2 से 3 मिनट और हैं, 35 पे आ जाए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन, अभी पढ़ी नहीं है यार, चलो खैर। यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, भाई ये तो बिल्कुल है। यूज ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोज, ये भी है। डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट ईयर्स, कंपनीज परसुइंग डिफरेंट
क्या होना चाहिए? पढ़ लें लिमिटेशंस या रहने दें, यहीं से आंसर कर लें? अभी पढ़ानी है लेकिन अभी नहीं, अभी बस फ्रेश अब थोड़ा सा। तो इसको अभी आपने कहा जी मैं सर ज़रा पढ़ा लेंगे तो उसके बाद फिर इसको हम देख लेंगे, ठीक है? हाँ जी, उसके बाद 31 34 ओके? मुझे ओके तो करने देना, मैं ज़रा ओके तो कर दूंगा। 37 36 में कोई मसला नहीं। कौन सा? अहमद ते रहे ना तो ऐसी 3 दिन क्लास पढ़नी। इफ एग्जिस्टिंग करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज मोर देन 1, करंट रेशो अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब करंट एसेट्स अगर ज़्यादा हैं, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री? अभी ऐसा हो ना, एंट्री लिख लिया करो, क्रेडिट परचेज का की एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट या जो भी है, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर। अब वो कह रहा है कि करंट रेशो वुड इंक्रीज अगर मोर देन 1 है। दोनों सूरतें रख लो। करंट रेशो होती है करंट एसेट ओवर करंट। आप कहते हो जी हमने तो इन्वेंट्री लिखा था और फिर दूसरी तरफ क्रेडिटर्स हैं, आप कह रहे हैं नहीं परचेजेज है। भाई इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग करंट रेशो मोर देन 1 है तो फिर आपके एसेट्स कमज़ोर नहीं है, लायबिलिटीज़ कमज़ोर है। तो अगर आप इन्वेंट्री ले भी लो न्यूमरेटर में तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असर फिर भी आपने डिनोमिनेटर पे ही सोचना है। पीरियोडिक अज्यूम करो या परपेचुअल करो। अब अगर आपका क्रेडिटर बड़ा है, लायबिलिटी बढ़ी है, तो लायबिलिटी का बढ़ना रेशो वुड डिक्रीज। खुद भी सोचो भाई कुछ। अच्छा, कौन सा कह रहे थे आप लोग? क्या लिखा हुआ है? मैंने कौन सा? करंट रेशो वुड डिक्रीज बट वुड रिमेन हायर देन 1। हाँ ठीक है, वो तो तब जाकर डबल काम होना है जब डबल इम्पैक्ट हो जाए। मैंने पूरा पढ़ा नहीं, आगे डिक्रीज ही होगी, ठीक है। कहता है अभी 1 से ज़्यादा ही रहनी है ना, जब दोनों में असर हो, वो तो तब जाके कहीं उलट बनता है जब दोनों के अंदर चेंज जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा वाला करना है? 34 का बताएं। 34 का हैं? किया है? दोबारा देखा था जिंदगी में एक बार टिक लगाने के बाद, यानी कल देखा तुमने दोबारा? ओके। विच टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स could cause companies GP on sale to be above expected level? एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा GP कब आ सकता है भाई? जब सेल प्राइस बढ़ जाए या कॉस्ट कम हो जाए। ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बढ़ने से भी स्टॉक बढ़ेगा। सेल्स विद वर हायर देन, देखो ना, मैंने कहा कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाए या सेल बढ़ जाए या कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाए। अब क्लोजिंग स्टॉक चूंकि इस कॉस्ट ऑफ सेल के डब्बे में माइनस होने वाली चीज़ है, अगर ओवरस्टेट किया हुआ है इसको तो ये माइनस वाली फिगर बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? तो ये भी एक वजह है, और उसके बाद सेल का बढ़ना भी है। डिस्पोजल प्रोसीड नॉन करंट एसेट की सेल्स में डाल दी? नहीं, एक मिनट। डिस्पोजल प्रोसीड्स को गलती से नॉन करंट एसेट में डाल दिया उन्होंने, ये गलती की है उन्होंने। भाई इस गलती से तो उल्टा जीपी कम हो जाना है। जीपी मार्जिन कम क्यों हो जाना है? आपने गलती से सेल के अंदर एक ऐसी फिगर डाल दी जो सेल थी नहीं, नीचे तो कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में होना नहीं है, तो जीपी जो है वो अपनी जगह पर कायम रहता, लेकिन ये तो उल्टा क्या हो जाएगा, वो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इंक्लूजन ऑफ जीपी ओवर सेल, देखो ना, जीपी भी बढ़ जाना है, जीपी भी बढ़नी है और सेल भी बढ़नी है, दोनों ही बढ़ेंगे ना, ठीक है। जीपी बढ़ेगा क्यों? क्योंकि सेल बढ़ गई है। अब वही जीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट है, वही सेल के ऊपर भी इम्पैक्ट है, ठीक है। ए डिक्रीज इन कैरेज कॉस्ट जीपी टू सेल अबव द एक्सपेक्टेड लेवल। कहता है एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला जाए, क्यों? डिक्रीज इन कैरेज चार्जेस बोर्न बाय कंपनी ऑन गुड्स सेंट टू कस्टमर, ये तो होता है सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, अब ये तो नहीं आना। अब रह गए तीन में से वो कह रहा है कौन से दो हों? तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से जीपी
जीपी बढ़ेगा, सेल अपनी जगह कायम रहेगी। चेक करना पड़ेगा, जीपी बढ़ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में बढ़ रहा है, सेल अपनी जगह कम है। चेक कर लें या बस मान लोगे? चेक कर लें या मान लोगे? ये तो ठीक है। अच्छा, सेल्स वर हायर देन एक्सपेक्टेड। जीपी मार्जिन तो तब चेंज होता है जब ये एग्जिस्टिंग मार्जिन से ऊपर सेल हो। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि सेल हुई है मोर देन एक्सपेक्टेड जो कि एग्जिस्टिंग मार्जिन से ऊपर थी। ये हमने एग्जाम्पल में किया था कि अगर एग्जिस्टिंग मार्जिन के ऊपर ही सेल बढ़ेगी तो आपकी जीपी की अमाउंट तो बढ़ेगी, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में तो बढ़ेगा, जीपी रेशियो नहीं बढ़ती। जाके चेक कर लें, मैं एपी वैक वाले सवाल में भी एग्जाम्पल बनाई थी, आप यहाँ पर लिख कर देख लें। अगर आपने 2 सेल के अंदर यूनिट्स 2 बढ़ाए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो उसी तरह से 2 की बढ़नी है। अब जीपी की अमाउंट तो बढ़ेगी, जीपी परसेंटेज नहीं चेंज होती, इसलिए सेकंड नहीं सिर्फ थर्ड ही था, सेकंड और फोर्थ नहीं बनता। ठीक है, थर्ड क्यों है? थर्ड के बारे में बताया ना कि जीपी भी बढ़ा और सेल भी बढ़ी, लेकिन सेम अमाउंट से बढ़ी है ना, तो जीपी ऑलरेडी क्या होता है? जीपी ऑलरेडी क्या होता है? कम ही होता है सेल से। वो कौन सा बिजनेस जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट सेल से बढ़ा? तो प्रॉफिट तो हुआ ही ना, तो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर है तो कमज़ोर तो ग्रॉस प्रॉफिट ही है। अब आपने एक चीज़ जो है वो गलती से डिस्पोजल प्रोसीड्स को गलती से सेल में डाल दिया, उस वजह से जीपी बढ़ गया, सेल भी बढ़ गई, तो कमज़ोर कौन है? जीपी, तो इसलिए वो भी इंक्रीज। तो ये सी और डी। चलें आगे, चलें जी। 33 ओके, 32, 31। डेटर टर्नओवर ऑफ 6 टाइम्स मीन्स, डेटर टर्नओवर 6 दफा का मतलब क्या है? 1/6 ऑफ डेटर आर कलेक्टेड इन 1 मंथ। अजीब सी बात, क्या मतलब? डेटर्स का 6वां हिस्सा हर महीने आता है? ऐसी कोई बात नहीं। एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इन, नहीं 6 मंथ अगर होते तो 2 टाइम्स होता, ये भी नहीं है। एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इन 2 मंथ्स, ये सही लग रहा है। अगला भी पढ़ लें फिर फैसला कर लेते हैं। एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड 2 टाइम्स इन अ ईयर, नहीं 2 टाइम्स नहीं है, 6 टाइम्स। अब तो खुद ही उसने कर दिया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी भाई, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर मोस्ट लाइकली टू फेस? देखो ऐसी जो चीजें होती है ना, जो जवाब देखते हो ना वही होता है। अब मैं बता देता हूँ, आपके बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे, कंपनीज होंगी, बिजनेस तो नहीं कर सक रहे वो, मतलब वो लॉसेज में हैं, लेकिन हुकूमत के पास पैसा बड़ा होता है, कैश फ्लो का मसला उनको नहीं होता। जहन में रखिए, आपका हर हुकूमती इदारा तो लॉस में जा रहा है, लेकिन उनके सारे काम चल रहे हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं उनको, वो बैंकरप्ट तो नहीं होते, क्योंकि हुकूमत है, हुकूमत से लोन ले लेते हैं, हुकूमत पैसे दे देती है। तो एक लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो लॉस मेकिंग भी है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कैश फ्लो का कौन सा मसला है? नहीं समझ आ रही है बात? ऐसे नहीं होता क्या? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीआईए कितने सालों से लॉसेस में चली जा रहा है, पर चली जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में रहते समझ नहीं आ रही, तो बाहर के मुल्क में बैठे तो फिर मसला था। तुम कहते ये कैसे हो सकता है? अ कंपनी विच हैज रिसेंटली सोल्ड पार्ट्स ऑफ ऑपरेशन टू कंसंट्रेट, हाँ भाई इन्होंने अभी अपना एक पूरा हिस्सा ऑपरेशंस का बेच दिया, तो कैश ही कैश होना इनके पास, तो प्लांट बेच, मशीनरी बेच, लोहा बेच, लैलन बेच, इनको भी कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है। रीजनेबली प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म एस्टेब्लिश विद नो एक्सपेंशन प्लान, इनको भी मसला नहीं आता। मसला इसी को होता है जो शोखा होने लगा है, प्रॉफिटेबल रिटेलर है लेकिन अबाउट टू एम्बार्क ऑन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान, मतलब मैंने अखीर कर देनी है जी, मैंने पाकिस्तान के हर शहर में आउटलेट खोलना ही है। ओ भाई एक एक करके कर लो, पागल हुए हो? अच्छा खुद भी कुछ किया करो, ऐसी बातें जो है ना खुद करने वाली होती है। हाँ जी, 28 करके बस बहुत देर हो गई, अब घंटा इसी पे लग गया, तो हमने यही करना है क्या? और 28 सॉरी 30 में को मसला, 28 में भी नहीं है तो खैर है, पता नहीं मैंने क्यों निशान लगाया था, क्लास पढ़ते हुए शायद लगाया था। 28 में मसला है तो बताएं, चलो फिर बस करो अब इसको। अब इससे ऊपर वाले सफ़ों में जो मसला है इंशाल्लाह फिर किसी और ब्रेक में, किसी और अड्डे पे, यानी कि ब्रेक के बाद आते हैं बच्चे, देर से आए तो हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अभी ये रेशोज चलेगा थोड़ा सा, इसमें 1-2 सवाल भी ऐसे ही हम डिस्कस कर लेंगे। मेरा दिल है अब फ़िलहाल आप आ जाएं, ज़रा रीसेंट अटेम्प्ट की तरफ आते हैं। रीसेंट अटेम्प्ट में जो बच्चे सवेरे सवेरे आए हुए थे,
सवेरे सवेरे जो आए हुए थे अच्छे बच्चे जो थे, यानी कि 7 बजे मैं पहुंचा तो 3-4 बच्चे आए हुए थे, मैं 6:59 पे पहुंचा था। तो मैंने उनसे कहा ये जो बच्चे हैं ये फैसला करेंगे पहला सवाल कौन सा करना। वो फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कैश फ्लो करना है या एनपीओ, उन्होंने कहा एनपीओ। तो फिर अब हम एनपीओ का सवाल करते हैं रिसेंट टाइम का, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले एनपीओ के चैप्टर में एक चीज छोड़ी हुई है, वो आप अब खुद ही पढ़ लें। ये देखें, आप जब पेंडिंग लिखा होता है जिस टॉपिक के बाद करना है वो दोबारा जाके देखते ही नहीं है। जैसे SOCI या IAS 16 के इवन चैप्टर के अंदर को 2-3 MCQ इसलिए हमने पेंडिंग किए थे, मुझे पता है वो अब आपसे हो जाएंगे, लेकिन आप जाके नहीं देखते दोबारा उसको। ये हमने चेनी कुटी के बाद पढ़ना था उसको। ये क्या लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क के बाद इसको पढ़ना है, मेजरमेंट। अब पढ़ोगे तो समझ आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ आर प्रिपेयर्ड प्राइमरली यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस of measurement whereby transaction even are recorded in financial statements at the amount of cash or cash equivalent paid or received at the fair value ascribed to them when they took place। वही historical वाला। अगली लाइन में असल ये तो फिर भी मैं शायद समझा लेता, नॉट पेंडिंग, ये तो मैं फिर भी समझा लेता, किसी एमसीक्यू में आ सकता है बेटा ये, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता था इसको। छोड़ कुछ भी नहीं सकता, जो काम की चीज होगी जो कटवा दी है वो भी आपको कहीं ना कहीं बात कर दी होती है कि यार इसको छोड़ो, ये टेबल इसकी बजाय वो फलां जो वो ट्री ले लो, ताकि कॉन्सेप्ट तो है आपके पास, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क में लिखा हुआ था, और असल तो ये था जिसकी वजह से मैंने ये उस दिन पढ़ाया नहीं। पहला तो मैंने पढ़ा देना था, लेकिन कैपिटल मेंटेनेंस आपके जाने भला क्या होते हैं, लेकिन अब आपको पता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स with no adjustment being made for effect on capital of a change in general purchasing power of currency during the period। तो ज्यादातर वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करती है, मैंने आपको बताया था। ये कैपिटल मेंटेनेंस तो आपने जिंदगी में पहली बार पढ़ा और शायद आखिरी बार पढ़ा, फिर कभी पढ़ाना पड़ा तो पढ़ेंगे, नहीं जाते कैपिटल मेंटेनेंस किसी और कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन मनी टर्म्स में रखती हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स से खुद को बैक करती हैं। मैंने आपको कहा था फ्रेमवर्क पढ़िएगा, वो कमेंट्री वगैरह वो थ्योरी किसने पढ़ी थी, ये बातें उसमें लिखी मिली होंगी आपको। एक कंपनी इस तरह से खुद को कवर करती है। आप जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बस हमारी बातों पे एतमाद करके चल रहे हैं, उसमें तो और बहुत कुछ लिखा होगा, परिचय में शायद आ जाए फिर। एनीवेज, ये एक छोटी सी चीज पेंडिंग थी, ये हो गई है। और इस चैप्टर में मेरी तरफ से कोई भी चीज अब पेंडिंग नहीं है। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जी हमें फलां चीज के अंदर मसला था, ठीक है, कोई सवाल नहीं। रिवीजन प्लान आपको मिल चुका है। रिवीजन प्लान के अलावा मैंने अर्ज किया स्टार्ट में क्लास के, अब तकरीबन सवारियां पूरी हो गई हैं। रिवीजन प्लान के अलावा आप कोई सवाल ना कीजिएगा। इवन एमसीक्यूज मैंने रिवीजन प्लान में लिख दिए हैं, जो काफ़ी हैं कर लेने। एमसीक्यू एक भी ना करें, टॉपिक तैयार हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी एमसीक्यू कुछ करने चाहिए। तो वो एमसीक्यूज जो मैंने रिवीजन प्लान में लिखे हैं सिर्फ वो आपने कर लेने हैं, और उनमें भी कोई मसला आता है रिवीजन प्लान, इसीलिए मैंने कल सारा दिन लगा के उसको सब बैठ कर देखा कि यार चलो आधा दिन सही यार, लेकिन साथ साथ में पेपर के साथ साथ जब इस चैप्टर में देखता ना अच्छा ये सवाल कराना है, तो फिर मैं उसके चैप्टर भी ओपन करके रिवीजन प्लान साथ ही बनाता गया। तो उसमें मैंने सारे रिवीजन प्लान देने का मकसद यही था कि एमसीक्यूज आपने करने हैं जो मैंने लिखे हैं वो वाले, उनमें को मसला आ जाए तो परसों एक क्लास अभी भी बाकी है, उसमें आके मुझसे आपने पूछ लेना, ठीक है। लेकिन जिसको मसले मसाइल हो ना वो पे ज़रा पर्चे में लिख देना, ताकि एक दफ़ा मौका मिलता रहे मैं वसासत करता रहूँ, ठीक है, ओके। अच्छा चलिए जी, अब रिसेंट टाइम में एनपीओ का जो सवाल आया है ये कर लेते हैं हम। ये अब परसों करेंगे आखिरी सवाल जो है। उसके अलावा इसके अलावा इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है हम ये सवाल कर लेंगे। उसके बाद मैं ईपीएस वाला सवाल कराता हूँ, फिर ब्रेक दूंगा आपको, ये दोनों सवाल करके। एमसीक्यूज़ तो साथ ही हो जाते हैं। रेशो का सवाल है, उसका कैश फ्लो का सवाल है नहीं, मैं भी जोहर के बाद वाले ट्रेंच में रखूँ उसको कैश फ्लो को अब, ठीक है, या पहले कर लेते तो, लेकिन उसका कोई सवाल इस रिसेंट टाइम में नहीं है। तो ये 5th भी हो जाएगा हमारा, ये सेट का सवाल है। ये IAS 20 वाला परसों पे जाएगा, रेशो वाला सवाल हो जाना है। ये बेसिकली यही कैश फ्लो का सवाल है इस एग्जाम में, बस यही कैश फ्लो का सवाल है। 6 नंबर का सिर्फ डिस्कशन है जो आपको पता है, आप खुद बताएंगे पढ़ के, और ये भी अपना का परसों ही जाएगा, ठीक है। तो आज के प्लान में मेरा क्वेश्चन 2 है वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये कोई सवाल है 2, फिर 3 है, उसके बाद ये वेटिंग पे जाएगा,
फिर 5 हो जाना है इंशाल्लाह। 6 में भी और काफ़ी हो जाएंगे, MCQ जो हो जाएंगे वो वही टिक करेंगे। 7th और 8th क्वेश्चन हमने कर लेना है इंशाल्लाह। जैसे कि अभी आप देखेंगे सबसे टफ सवाल आई थिंक यही है, तो सवेरे सवेरे यही कर लेंगे, तो ठीक है। NPO का सवाल बाकी देख ही लोगे फिर। यही तो बताने के लिए आपको बुलाया बेटा कि आपको सब कुछ आता है, परेशान नहीं होना है, आपने सिर्फ अपनी हिम्मत हौसले को काबू में रखना है और आखिरी महीने में पढ़ना है, ठीक है। हाँ यही कह रहा हूँ। आपका पेपर 7 को है 6 को है? नहीं, पहला पेपर आपका नहीं, ये वाला पेपर 9 को, जो बहुत लेट होता है ना, शुरू में हो जाए जान छूटती है, वरना तो प्रेशर में रहता है। सुने जी, प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 24 की। कोई उसने ट्रेडिंग एक्टिविटी है भी तो अलग से नहीं कहा कि उसका रिकॉर्ड बताओ, तो इसलिए हम वर्किंग में कर देंगे। उसने स्टेटमेंट नेट एसेट्स नहीं मांगी, मैंने वर्किंग के अंदर उसको कर लेना है अगर कोई हुई तो, ठीक है। अब 2 तरतीबें होती हैं, एक ट्रायल से चलें, दूसरा एडजस्टमेंट से। हम कैसे चलते हैं पता है? हम कैसे चलते हैं? हम पहले एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बनाया, एडजस्टमेंट देखी, ट्रायल में जो एडजस्टमेंट जिस पॉइंट को हिट कर रही है वो ले लेते हैं हम। उसके बाद जब सारी एडजस्टमेंट हो जाती है, फिर ट्रायल में जो बचा कुचा माल होता है मुफ्त के नंबर, पर्चे के एंड पे आपने सवाल शुरू किया। आज सिर्फ ये 1-2 दिन सिर्फ इसलिए है, बस पर्चे की थोड़ी सी गाइडेंस है, सिलेबस तो सारा पूरा है, कोई नई चीज़ तो हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही है बस, ठीक है। खैर, तो पेपर के अंदर आप सबसे एंड पे ये सवाल कर रहे थे, लेट्स से, ठीक है। आपके सामने क्या नोट्स नहीं है मेरे पास? दो यार भाई, कहाँ पे है कॉपीज? ये पेपर है, नोट्स कौन से पेपर है रिसेंट टाइम का? ऐसे देखो भाई, इधर कोई बात नहीं यार, अभी काम तो चलेगा, आ जाते हैं, आ जाते, कॉपीज कराइए। अच्छा सुने सुने सुने, एंड पे आपके सामने ये सवाल आया, आपके पास लेट्स से 15 मिनट बचे हुए थे, आपने 5-7 मिनट में सवाल को पढ़ते भी लग जाते, इतना लंबा सवाल है, फॉर्मेट थोड़ा बनाया, 5-7 मिनट पढ़ा, अब आपने देखा यार ये काबू से बाहर बात है, तो कोई नहीं, आप ट्रायल को उठा के सीधी सीधी चीज़ें जो एडजस्टमेंट में हिट नहीं हुई थी वो तो लिखे ना, आधे नंबर फिर भी मिल सकते हैं, नहीं तो 40-50%, लेकिन एंड पे अल्लाह ना करे इतना बचा हुआ हो कभी। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि सीधा ट्रायल वाले सवाल के अंदर ऐसे सीधे मार्क्स भी होते ही हैं जो फटाफट भी मिल जाते हैं। एनीवेज, ये सवाल है जी हमारा, तो मैंने बच्चों के आने से पहले ये फॉर्मेट थोड़ा सा बना लिया था, फिर आगे भी मैंने कहा पता नहीं वर्किंग्स अब देखते हैं, इतना टाइम था, बच्चे आगे तो बस कर दिया। इनकम एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर लिखता है एग्जामिनर, तो इसलिए हमने इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लिखते थे, ठीक है, अकाउंट, तो आप इसको ऐसे ही कर लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा, ठीक है। इनकम्स एक्सपेंसेस, फिर फंड्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स है, और फिर ज़रूरत के हिसाब से वर्किंग्स करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना मुनासिब रहेगा। क्विकली आए हम ट्रायल की तरफ। कैपिटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को कहते हैं, पता है ना? कैपिटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, और इनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। आज अलग गिवन है तो हम भी अलग से लेजर बनाएंगे या अलग वर्किंग कर लेंगे, ठीक है। यकम जनवरी 24 का मतलब ओपनिंग है, क्लियरली बताया उसने, यानी कि मैंने आपको वर्स्ट के लिए तैयार किया था कि ट्रायल में ये डेट हो ना हो पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो क्लियरली लिखता है, वो इस परेशानी में नहीं डालता, पता है उसको अपने बच्चे का कि वो चॉइस में छोड़ के आए हुए हैं फाइनल अकाउंट्स को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये नॉन करंट एसेट होता है। फार्मेसी इन्वेंट्री क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को मसला करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, ओके। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस करंट एसेट। जनरल फंड ओपनिंग है, ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स में। एंडोमेंट फंड फॉर कैंसर पेशेंट्स, एंडोमेंट फंड भी नेट एसेट्स में, सोनिका में जाना है, स्टेटमेंट नहीं सोकीना में, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन है, नॉन करंट लायबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज। क्लिनिकल इनकम, ये तो इनकम है, क्लिनिकल इनकम मतलब क्लिनिक पे जो इनकम आ रही होगी, हॉस्पिटल है ना, तो क्लिनिक जो चलाते होंगे वहाँ पर, तो वहाँ से इनकम आ रही है। कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड, बहुत कुछ इसमें होगा जैसे हुआ करता था। इन्वेस्टमेंट इनकम, कैंटीन इन्वेंट्री उसने ओपनिंग दे दी,
फिर परचेजेस दे दी। याद है आपको मैंने दो तरह की वो जाके मैंने सिखाया था, ट्रायल में से दिखाया था कि जिस ट्रायल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें परचेज की फिगर नहीं आ सकती, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री उसमें परचेज की फिगर होगी और कॉस्ट ऑफ सेल आप खुद निकालोगे। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी तो यही है ना, वो तो दूसरी इन्वेंट्री है, उसने आगे जाकर लिखा हुआ है कि ये मुफ्त में बांटने के लिए मेडिसिन है, थ्योरी के अंदर पढ़ाया था। अच्छा, ये सवाल मैंने तो देखा ना अभी बाद में, आपके टेस्ट में देते हुए तो बस दे दिया था, अभी देखा ना उससे पहले और उससे पहले और उससे पहले, जब से ये स्टैंडर्ड्स आए हैं हमेशा बच्चों को ये जो इन्वेंट्री के वो नहीं पैनाडोल और वो पता नहीं कौन कौन सी दवाइयों वाली एग्जाम्पल थी हमारी किताब के अंदर, जिसमें वो करवाई जाती थी हर दफ़ा, और बच्चों को कहा जाता कि ये एडजस्टमेंट आ जाएगी, देख लो आ जाएगी, तो इस टाइम फिर आ गई। बच्चों को हर दफ़ा जो कहा जाता है बच्चे वो मानते नहीं हैं, बस आई हुई चीज़ तो दोबारा नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, जो चीज़ सिलेबस में है नहीं आई हुई बिल्कुल आ सकती, ठीक है। खैर एनीवेज, ये तो हो गया सिंपल, ओपनिंग है, परचेजेज है, क्लोजिंग बता देगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगी। कैंटीन की सेल्स भी आ गई, लो क्लिनिकल एक्सपेंसेस हैं, अच्छा ऊपर क्लिनिकल इनकम है, नीचे क्लिनिकल एक्सपेंसेस हैं, इसको इनकम में डाल देना है, इसको एक्सपेंसेस में डाल देना है। इसमें फ्री मेडिसिन भी जा रही हैं, ठीक है, फ्री मेडिसिन को अलग से हिसाब किताब रखना नहीं पड़ेगा। जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं और इंटरेस्ट पेड है, ठीक है। अब वो कहता है GWH also operates a pharmacy providing free medicine and a canteen, ठीक है। तो फार्मेसी ऑपरेट करते हैं लेकिन ये ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, ये फ्री मेडिसिन देते हैं। तो जब फ्री मेडिसिन देते हैं तो आपको याद है हमने रूल क्या बनाया था, लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लो ये तो फिर पढ़ा हुआ काम आ गया है, चलो। और सेलिंग रिफ्रेशमेंट ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना, ये कैंटीन जो है ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है। अब इसका जो स्टॉक होता है वो तो नॉर्मल लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये तो IS2 के हिसाब से चलेगी, ठीक है ना। तो अगर इसकी इन्वेंट्री जैसे ये देखो फार्मेसी है, ये देखो क्लोजिंग वैल्यूज, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूज ऑफ फार्मेसी एंड कैंटीन। फार्मेसी को किस पे रखोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैंटीन की इन्वेंट्री किस पे रखोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, क्योंकि ये तो IS2 में ही चलना है ना इसमें, ठीक है। वो तो स्पेशल चीज थी कि मुफ्त में या नॉमिनल अमाउंट लेके अगर आप मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं NPO, तो वो फिर उसको उसकी इन्वेंट्री किस पे रखता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, पढ़ा था ना, वही आ गया। वो कहता है ये डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस पर है। फार्मेसी कॉस्ट है 25, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी है नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट 22। ओ ये तो वैसे नहीं होना, है ही नहीं ना बीच में, और ये है कोई नहीं, कॉस्ट नहीं रहेगी क्योंकि लोअर क्या लेना था, लोअर क्या लेना था, कॉस्ट में से या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से जो हो, तो हमारी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब हमारी इन्वेंट्री बैलेंस शीट में किस पर नजर आनी चाहिए, 22 पर, जबकि इस वक्त फिलहाल ट्रायल में इन्वेंट्री कितने गई, ये पड़ी है, किस पे पड़ी है, ओके, यानी उन्होंने इन्वेंट्री किस पे रखा हुआ है। अब ये इन्वेंट्री कम होगी, एडजस्टमेंट कह रही है ये इन्वेंट्री 22 पे ले जानी है, तो 3 रुपए से इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, इन्वेंट्री कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ये सेल बस समझाने के लिए कह रहा हूं, जो ज्यादा किया हुआ था कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक कम करते थे, इन्वेंट्री कम करते थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल और फिर जीपी कम, लेकिन ना तो ये जीपी है ना कॉस्ट ऑफ सेल है, सादा सी बात है। जो एक्सपेंसेस हैं वो ये फ्री मेडिसिन वाले एक्सपेंसेस है ना, इन एक्सपेंसेस को हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे इस अमाउंट से, ठीक है, सही है। 3 रुपए से एक्सपेंस बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी एंट्री क्या करनी है, देखो हमने राइट डाउन करके इन्वेंट्री को लेके आना है किस पे, 22, तो 3 रुपए से इन्वेंट्री को कम करना है, तो फार्मेसी इन्वेंट्री फॉर फार्मेसी ये क्रेडिट होगी 3 से, डेबिट किसको करूं, एक्सपेंस को। कॉस्ट ऑफ सेल तो है नहीं ना, ये सेल होती नहीं है, सिंपल, कॉस्ट ऑफ सेल भी तो एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो क्लिनिकल एक्सपेंस जहां पर वो कह रहा है, क्लिनिकल एक्सपेंस क्यों कर रहा हूं, क्यों कह रहा है इन्हीं एक्सपेंसेस के अंदर ही वो मेडिसिन वाला भी पड़ा हुआ है, तो ये एंट्री पड़नी, एक्सपेंस को बढ़ा देगी और इन्वेंट्री को कम कर देगी, बस डबल एंट्री होगी, ठीक है। दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ कैंटीन है, अब कैंटीन में लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ने चलना है, तो कॉस्ट क्या है 11,
लोअर ऑफ कॉस्ट रहना भी क्या है, ओके, तो ये तो ना हुआ, ये होगा। अच्छा अगली बात, ये तो वैसे ही इसके अंदर होते ही नहीं ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था IS2 के अंदर, ये तो कोई चक्कर नहीं, ऐसे ही है। अच्छा अब हमारी इन्वेंट्री ये ट्रायल में गिवन, ट्रायल में ओपनिंग गिवन है, लेकिन हमने चूंकि कैंटीन का तो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, कैंटीन का ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम तो इन्वेंट्री का लेजर बना रहे होंगे कैंटीन का, तो क्या करेंगे बोलो, ओपनिंग लेंगे, अभी ओपनिंग गिवन है, परचेजेस लेंगे और क्लोजिंग वही ले लेंगे ना जो हमने लेना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारी अभी निकलनी है, वो हम खुद ही निकाल लेंगे, सही वाली ही निकल आएगी। ठीक है, समझ आ गई बात की, ये एडजस्टमेंट 1 है। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। एडजस्टमेंट में कहता है 24 में GW's बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पास रेजोल्यूशन के 30% और ऑफ ईच ईयर सरप्लस जो है वो एलोकेट करना टू अ डेजिग्नेटेड स्पेशल फंड कॉल्ड हेल्थ केयर फंड। अब ये चूंकि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है ना, और जागो सवेरे सवेरे कहोगे वो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए लायबिलिटी नहीं फंड्स में रहेगा, तो एक जनरल फंड देख के आया ऊपर, ठीक है, एक स्पेसिफिक फंड ये इस साल क्रिएट हो रहा है, इसलिए ओपनिंग नजर नहीं आ रहा था, आपको ओपनिंग नजर आ रहे हैं 2, एक एंडोमेंट फंड, दूसरा जनरल फंड, तीसरा ये भी आ गया, क्योंकि ड्यूरिंग इन 24 में हम खड़े हैं, 24 में, इन 24 वो कह रहा है कि ये पास किया रेजोल्यूशन, ओपनिंग कोई नहीं था इस साल, जितना सरप्लस आएगा उसका। अच्छा अब आप कहोगे सर सरप्लस गलत आया, 30% गलत, तो नहीं, सरप्लस में कोई गलती थी जिससे सरप्लस की अमाउंट गलत आई, तो उसका नंबर कट चुका है, अब आपने उस गलत अमाउंट सरप्लस की के ऊपर 30% लगा के जनरल फंड से निकाल के इस स्पेसिफिक फंड में डाला, इसके पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ये ज़हन में रखें, बार बार मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं। ओके पॉज होना बस, ठीक है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इनकम में 2 मिलियन पड़ा है जो कि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है कि एंडोमेंट फंड में डालना है, यार किया हुआ है ये काम यार, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब किया हुआ था, याद है सवाल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 5 में से 2 मिलियन एंडोमेंट में जाना है, ठीक है, ये काम भी हमने करना सीखा था, तो एंडोमेंट फंड में जाना है, तो फिर बाकी कहाँ जाएगा, बाकी फिर बस इनकम में डाल दो, इनकम एक्सपेंडिचर मैं यूं लिख देता हूँ सिंपल, वहां पे इनकम में। No adjusting entries have been made for accrued expenses of 2.5. Accrued admin expenses, तो admin expense डेबिट और पेएबल क्रेडिट को मसला, ये कहता है ये एंट्री नहीं हुई तो कर लो, एक्रूवल की एंट्री नहीं हुई, उन्होंने कहा एक्रूवल भी बच्चों को पढ़ाकर भेजते हैं उस्ताद, 2 दिन 3 दिन लगा के, जरा टेस्ट तो करें, लिफ्ट कराते हैं नहीं कराते। फिर एंड प्रीपेमेंट की एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एसिड बनता है ना, तो प्रीपेमेंट ले ला यार, ले ला तेरी मेहरबानी, ले ला यार, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेमेंट डेबिट, और कौन सा एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंस क्रेडिट। अब ये दोनों चीजें ट्रायल में पड़ी हैं, प्रीपेड मार्केटिंग डेबिट, मार्केटिंग एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, ये दोनों ट्रायल में पड़ी हैं चीजें, वहां से उठाओ, वहां से एडजस्टमेंट हो जाएगी जब कर रहे होंगे सब, ठीक है। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, बहुत आसान, कंट्रीब्यूशन रिसीव कंप्राइजेज फॉलोइंग, कहता है ये जो ऊपर ढेर सारी बड़ी फिगर आ रही थी, ये यार तुम उस्ताद जरा नीचे नहीं आ जाते ऐसे, ठीक है। ये जी कह रहा है कंट्रीब्यूशन के अंदर, ये जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, ओहो 5 मिलियन जो है एंडोमेंट फंड में, चलो जी इनकम भी आई थी और यहां से कंट्रीब्यूशन भी आ गया एंडोमेंट का, कोई मसला नहीं, एंडोमेंट में से निकलना कुछ होता नहीं है, फेंक ही जाते हैं चीजें, वो जो इनकम कमाई है इन्वेस्टमेंट इनकम, ये इन्वेस्टमेंट इनकम इसी से ही आई होगी, वो इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं वो एंडोमेंट फंड के अगेंस्ट पड़ी होंगी, एंडोमेंट फंड आया हमने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, ऐसे ही चलता है, एंडोमेंट फंड में कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ फेंका जाता है, नया कंट्रीब्यूशन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाती है, कोई अपने पैसे निकाल कर भी, हमने तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अपने पैसे भी निकाल के एंडोमेंट में डाले थे, याद आ रहा है कुछ, ये सब याद है आपको भाई, कुछ नहीं होता, सब आता है। 10 मिलियन जो है वो डोनेट हुआ है विद द स्टिपुलेशन रिस्ट्रिक्शन दैट इट मस्ट बी यूज फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, ये कहीं अलग करने की जरूरत नहीं है, ये इनका काम है। उसने क्या बोला था, वो कहता है कि गूची वेलफेयर हॉस्पिटल ऑपरेट्स अ फार्मेसी जिसमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री मेडिसिन, तो ये तो उनका काम है, तो इस काम के लिए ये पैसे आए हैं, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। लेट इट बी देयर,
लेकिन 13 मिलियन जो है वो कॉर्पोरेट डोनर ने दिया है टू पे नर्सेज सैलरीज। ओह, ये भी तो कहा भाई अस्पताल में नर्सों की सैलरीज ही होनी है और क्या होना है, ये भी जनरल ऑपरेशंस के लिए है, लेकिन एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या हुआ, जनरल ऑपरेशंस के लिए है ना, जनरल ऑपरेशंस के लिए। अगले साल के लिए है, मुसीबत ये है अगर इसी साल के लिए होता तो जान दो जान दो जान दो जान दो, जाने दो इनको भी। लेकिन मसला क्या था, फॉर द ईयर 25 है, तो इसको फिर आपको यहां से इनकम में भी नहीं डालना, इसको आपने फिलहाल लायबिलिटी में रखना है। कितना, 13 ये लायबिलिटी बनेगा, लायबिलिटी है, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड है अगले साल। छोटी सी एग्जांपल की थी एक, जब आपने अगले दिन आके पूछा भी था कि सर बिल्डिंग को कह रहे हैं कि बेचकर या पता नहीं पैसे जो है वो जनरल, हाँ पैसे जो उन्होंने दिए एक बंदे ने तो जनरल ऑपरेशंस के लिए दिए हैं, लेकिन बच्चों ने ये गौर नहीं किया था कि उसमें लिखा हुआ 3 में मिले 4 और 5 के लिए। तो मैंने कहा था 4 और 5 में, ये मेरे ख्याल सवाल भी तुमने किया था जहां तक मुझे याद पड़ता है, सचमुच मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, लग रहा है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था वहां पे कि अगर 3 में पैसे आए और 4 और 5 के खर्चों के लिए हैं तो 3 में वो लायबिलिटी है। हमने उस एग्जाम्पल में किया भी था, वो एग्जाम्पल शुरू में पढ़ी होनी है, अगर कहोगे तो दिखा दूंगा, लेकिन की हुई एग्जाम्पल फायदा कोई नहीं, ठीक है। आपको भी याद आ रही होगी एग्जाम्पल, होमवर्क में देखे अगले दिन डिस्कस किया था, बच्चों ने सवाल पूछा था कि सर जनरल ऑपरेशंस के लिए पैसे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने कहा वो अकल के नहीं, आंखों के नहीं, वैसे ही मजाक में अंधे जो हो, आप देखो तो सही, 3 में खड़े होकर 4 और 5 के पैसे मिले तो 3 में तो वो लायबिलिटी है, ठीक है, ओके। और आखिर में अदर कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी काम के लिए और नहीं थे बस, तो इसका मतलब 5 निकलना है और 13 निकलना है, सुकून मॉल। इतना लंबा पॉइंट, निकलिया कुछ नहीं। उसके बाद ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से मुश्किल पॉइंट था कि टोटल 150 मिलियन के कैपिटल एसेट्स हैं, वो कहता है उन 1 मई 22। अब कुछ माशाल्लाह से नजर रखने वाले बच्चे क्या करते हैं, 22 नहीं देख रहे, 22 और 24 में फर्क नहीं देख रहे। 1 मई 22 का मतलब है पिछले से पिछले साल खरीदी थी या जो भी था, एक्वायर किया था हॉस्पिटल बिल्डिंग को। GWH एक्वायर्ड आ हॉस्पिटल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग एक्वायर की थी इन्होंने, ठीक है, फॉर 100 मिलियन, ठीक है। तो खैर ये फाइनेंस की गई थी थ्रू लोन। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में लैंड है 30 मिलियन। अब असल मसला पता है क्या है, असल मसला ये है कि इस 150 के अंदर 100 मिलियन ये बिल्डिंग है तो 50 मिलियन फिर अदर्स हैं, ऐसा ही है बोलो, जबकि इस 30 में भी बिल्डिंग भी होगी और ये नहीं था पता, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, डेट ऑफ परचेज उसने दी हुई है। अब अगले सफे पे जाके उसने बोला, अब ये छोटी मोटी चीजें हैं भाई, 18 नंबर में से कोई छोटी चीज मिस भी हो जाए, इसमें मैक्सिमम चीजें आप 12-13 नंबर तो मेरे जैसे के भी आ जाने, आप तो अच्छे बच्चे, आप 14-15 नंबर तक ले सकते हैं इसमें से, नहीं एक दो बातें रह जाती हैं और नहीं रहेंगी जिसकी उसके पूरे नंबर होंगे तो उसको फूल लगते हैं। बात तो इतनी सी है कि बिल्डिंग को 6% से डेप्रिशिएट किया जाता है स्ट्रेट लाइन, जबकि बाकी एसेट्स को 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। इसका मतलब 33 में कितनी बिल्डिंग्स का ये था और अदर कैपिटल एसेट्स डेप्रिशिएट 10% रिड्यूसिंग, मतलब जो 33 है ना, 33 था ना, 33 हाँ 30 में बिल्डिंग वाला अलग करना पड़ेगा। बिल्डिंग वाला अलग करना इसलिए जरूरी है कि उसको माइनस करने के बाद अदर कैपिटल एसेट्स का आए, अदर्स का आएगा, अदर कैपिटल एसेट्स का आएगा, ये करंट एसेट्स नहीं है यार, अदर कैपिटल एसेट्स का आएगा तो फिर ही आप उसको नेट कर सकेंगे 50 में से और बुक वैल्यू पर रेट लगा सकते हैं ना, रिड्यूसिंग बैलेंस जो है, बात समझ आइए, ओके। अब ये एक छोटी सी कैलकुलेशन थी। अब 100 में वो कह रहा है बिल्डिंग के 100 में 30 क्या है लैंड, तो 70 क्या है, 1 मई 22 से शुरू कर दो, 1 अक्टूबर 22 से 31 दिसंबर 2023 तक कर लो, ये ओपनिंग है ना, ओपनिंग यानी 1 जनवरी 24 तक, तो जो फिगर आ जाए उसको माइनस कर लेना। ये कैलकुलेशन सिंपल आई 16 की कैलकुलेशन पर थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन। उसके बाद हाँ ये एक पॉइंट है, द लोन प्रिंसिपल इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20 मिलियन ईच अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 12% ऑन 30th अप्रैल। अब 2022 की बात कर रहा है कि हमने ये काम किया था
और 2022 के अंदर ये यहां पे यकम मई को 100 मिलियन का लोन लिया था, क्योंकि कह रहा है कि 100 मिलियन की बिल्डिंग ली है जो कि बैंक के लोन से फाइनेंस की थी, लोन लेकर, ठीक है। अब इसकी किस्तें जो हैं वो हर साल 30 अप्रैल को एक 20 माइनस होना है, फिर ऐसे ही 30 अप्रैल को एक और 20 माइनस होना है। अब हमारा ये 2024 चल रहा है, ठीक है, तो 100 में से एक 20 निकल चुका था, ठीक है, और इस साल के एंड तक 2 20 निकल चुके हैं। तो इसका मतलब जो यहां पर फिगर आ रही है, कितनी आ रही है लॉन्ग टर्म लोन की, देख लो, नजर भी आ गया, 2 किस्तें 20-20 की निकल चुकी हैं। यहां पर लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, अगर 2 20 निकल चुके हैं तो लोन कितना आउटस्टैंडिंग है। पर मसला क्या है, इस पूरे साल में क्या 60 आउटस्टैंडिंग था? नहीं, पहले 4 महीने में 80 था और फिर अगले 8 महीने में 60 था। अब हम एक्सपेंस निकाल लेंगे और देख लेंगे एक्सपेंस कितने और पेमेंट कितनी हुई है। बड़ा आसान है, देखो ये एक्रूवल है, और ये वो टीपू शीपू वाले जो सवाल थे, कौन से 3-4 IAS 23 के अंदर, उन्होंने हेल्प करनी। कोई भी चीज निकम्मी नहीं जमाने में, ठीक है, कोई भी चीज है ना वो आपके सिलेबस में ऐसी नहीं थी, इतना टाइम ही नहीं होता बेटा, एक भी छुट्टी नहीं की हमने, हर रोज पढ़ते थे। तो क्या कोई ऐसा काम हम कर रहे होंगे पढ़ते हुए कि जो जरूरी ना हो? परफेक्शन की तरफ लेकर जाना होता है हमने चीज़ों को, बाकी खाना पूरी तो हो ही जाती है, कोई मसला नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ भी आपको नजर आएगा, काम आने वाली चीज़ थी। आज बुलाया सिर्फ इसलिए, आज और परसों, ये बताने के लिए। एक तो सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंट रहो। ये सबसे मुश्किल सवाल है इस अटेम्प्ट का। मैंने अभी IAS 16 वाला पढ़ा नहीं, मैंने परसों पढ़ाना, कल आज या कल में देखूंगा किसी वक्त, लेकिन आई बेट मैंने उस वक्त पढ़ा था, ये बहुत आसान लगा था मुझे। ये सबसे मुश्किल सवाल है, NPO का सबसे मुश्किल सवाल था पर्चे के अंदर। इसने जो मुमकिन हो सकता था इसमें डाला था, बिस्मिल्लाह करा, ठीक है, तो फिर भी मुश्किल नहीं है। अच्छा भैया देखो, 12% हमने कहा जी 80 इंटू 12% इंटू कितना बनता है 30 अप्रैल तक, 4 महीने, बोलो, प्लस फिर बच गया 60 इंटू 12% इंटू 8/12, टोटल कितना बनता है एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है 8, और सवाल में वो कह रहा है जी पे किया हुआ है सिर्फ हमने 3.2, इसका मतलब कितना और 3.2, हाँ 4.8 का मजीद एक्सपेंस बुक करना है, उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो एक्रूवल की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, क्रेडिट, ठीक है। अरे यार आपकी फेयर एडजस्टमेंट पड़ी हुई है, 1 अक्टूबर पे मेडिकल इक्विपमेंट विद फेयर वैल्यू ऑफ 40 आ गया है। मैंने स्पेसिफिकली कहा था, एक सवाल में आपने कहा था सर वो तो इस तरह किया हुआ, मैंने कहा था नहीं, गलत है। हमने क्या करना है, इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, यानी इसकी एंट्री होगी इक्विपमेंट डेबिट कितने पे, 40 पे, और फिर डेफर्ड लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी क्रेडिट कर लेनी थी हमने, ये 40, इधर एसेट को डेबिट करना था और साथ ही लायबिलिटी को इनकम बनाना। ये मैंने कहा था आपको, सवाल का नाम नहीं याद रहा इसका सोल्यूशन में, नहीं चौंतार में शायद ये था या नहीं था, एक एस्टेक वाले सवाल नाम का सवाल था जिसमें गलत था ये सोल्यूशन, पीछे हमने क्लास में, या कोई था सही एक सवाल जिसमें बकायदा मैंने करवाया, 14वां भाई कह रहे हैं, चलें मैंने करवाया सवाल, आप लोगों ने अगले दिन कहा जी सोल्यूशन में ये गलत है, मैंने कहा वो गलत वाला खराब है, वो काट दो उसको, यही ट्रीटमेंट है, वो गलती से हो गया होगा। वही चीज आई हुई है कि डोनेशन, तो उसने हर मुमकिन चीज डाली हुई है। अगला पॉइंट तो हमने कर लिया है, अब आधा घंटा लगना चाहिए इस सवाल को, करें शुरू, बोलो आधे घंटे में हो जाएगा क्या लगता है? पार्ट 2 अभी नहीं, अभी क्या होगा, अभी 1 घंटा, चलो कर लेते हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं, अच्छा है, जरा ये अगर किसी को अलग चाहिए हो तो अलग से देख सके, ठीक है। तो डिस्कशन बहरहाल हो गई है, लेकिन कितनी देर हो गई है यार हमें, है ये जी, यहां पर ले आओ, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट A को यहां क्लोज करो।